हिंदी हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। यद्यपि 19वीं शती से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय 1847 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात तासी के प्रयास पर भी लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवियों के जन्मकाल, रचना काल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। यह दूसरी बात है कि वे बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिसे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रेयर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर आगे अलग रूप में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्यतः बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत के ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दतासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्भ्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उस तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहास के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप में नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं 17वीं शती के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परवर्ती इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं शती के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी न हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा, शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके, उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग
1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर तो इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक ना कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी यह आधार ग्रंथ रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए इतिहास परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्यालोचन से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषयों को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित रूप में प्रस्तुत कर दिया जिसमें पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह दूसरी बात है कि उन्होंने काल विभाजन का आधार न देकर केवल तत्संबंधी निष्कर्षों की ही सूचना दी है, किंतु इससे उस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गया है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण यह आज भी बहुप्रचलित और बहुमान्य है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता है पूरे भक्तिकाल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर देना। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 भागों 2-2 शाखाओं ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखा तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्यिक आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से साहित्यानुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग तैयार कर दिया।
इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों की जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहाँ मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुँच चुकी थी। वहाँ उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। फिर उनके विवेचन में उनकी साहित्यिक महत्ता व लघुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनुसार ही स्थान दिया। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक, सारगर्भित एवं सोदाहरण विवेचन वे प्रस्तुत कर पाए हैं, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार विभिन्न काव्यधाराओं और युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास की ही कदाचित अपने विषय का पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक विकसित दृष्टिकोण, अस्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रामाणिक अध्ययन, विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास की सहस्त्राधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे, अपितु वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। यह दूसरी बात है कि उन तथ्यों और निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या वह अपने ढंग से स्वतंत्र रूप में करता है, किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का प्रारंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्र चिंतना एवं विवेचना शक्ति से था उसमें तो उन्हें अस्थायी सफलता मिली, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबद्ध था उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। इससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियों तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया जो आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित करती है। इसी प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्वहीन, अप्रामाणिक, परवर्ती या अन्य भाषाओं में रचित सिद्ध हो जाने के कारण भी यह काल आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया है। भक्ति काल के नाम और वर्गीकरण में एक कठिनाई यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजाश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वाले भक्त कवि के लिए उनमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी यह नामकरण और वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ। भक्ति काल की ही भांति रीतिकाल में भी नामकरण, सीमा निर्धारण, परंपराओं व काव्यधाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष की एक पक्षीय बोध का सूचक है, जिससे इस काल के रीति मुक्त प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं तथा राजनीति एवं वैराग्य संबंधी मुक्तकों के रचयिता कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता।
केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक ओर केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण किया है, वहाँ दूसरी ओर रीति कवियों ने प्रायः अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे हैं। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्रायः सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित रीतिकाल या रीति परंपरा का प्रवर्तन केशव से ही मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। हिंदी